हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है बिटकॉइन। तो दोस्तों, काफी सारे लोगों को मैंने देखा सुना है कि काफी डाउट रहता है और कहीं ना कहीं एक डिबेट का टॉपिक भी हमेशा चलता रहता है कि बिटकॉइन असल में है क्या। काफी लोग आप में से इसमें इन्वेस्ट भी करते होंगे या फिर किसी ना किसी तरीके का कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टेड होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं कि असल में जो बिटकॉइन है उसको हम क्या बोलेंगे। आप उसको एक करेंसी बोलेंगे या किसी तरीके का वो एसेट क्लास है, जिस तरीके से बाकी बाकी अपनी एसेट क्लास है, जैसे स्टॉक हो गया, रियल स्टेट हो गया, कमोडिटीज हो गई अपनी। तो क्या ये उसी तरह की कोई एसेट क्लास है या फिर एज ए करेंसी भी इसको हम यूज कर सकते हैं और बोल सकते हैं। इसके ऊपर काफी ये डिबेट का विषय है। तो आज हम उसी सारी चीज को समझेंगे कि असल में किस तरीके से आप इसको समझ सकते हो और बेसिकली मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पर्टिकुलरली इसके ऊपर। तो मैं जो भी यहाँ पे बात करूंगा वो मेरे पर्सनल थॉट्स होंगे उसके ऊपर। और आप उस ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उससे एग्री करें या नहीं करें। आपको अच्छा लगे तो आप एग्री कर सकते हो और अगर मेरे पॉइंट में मेरी बात में लॉजिक लगता है तो आप उसमें एग्री कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बात से हर टाइम पे एग्री कराई जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो हम इस वीडियो में जानना चाह रहे हैं। तो ये समझ लेते हैं कि करेंसी एक्चुअली क्या होता है और एसेट क्लास क्या होता है, मतलब इसको इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तभी हम समझ पाएंगे कि बीटीसी जो अपना बिटकॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसीज है, वो हमको एसेट क्लास के अंदर कंसीडर करेंगे या फिर उनको अपना करेंसीज के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक जो पॉइंट मैंने आपके सामने यहाँ रखा है, एक बार मैं आपको यहाँ पे स्लाइड ओपन हो गया है तो आप देख सकते हो। जैसे फीचर ऑफ करेंसी, मतलब सबसे पहले एक एक कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को करेंसी बनना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मतलब उसको एटलीस्ट कम से कम ये फीचर हो उसके अंदर, तब जाके आप उस चीज को बोल सकते हो कि शायद वो चीज करेंसी है। तो पहला पॉइंट होता है स्टेबल इन नेचर। मतलब स्टेबल का मतलब है कि ये नहीं कि आज की डेट में वो चीज मार्केट के अंदर है, कल की डेट में नहीं है। और कहीं ना कहीं एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी मैं उसमें बोल सकता हूँ। जैसे अगर आप अपने करेंसी नोट्स की बात करते हो जो आज की डेट में हमारे हमारे डे टू डे लाइफ में जिसको हम एज ए करेंसी यूज करते हैं, इनका हिस्ट्री बहुत पुराना है। मतलब आई थिंक 100 साल 150 साल से भी पुराना इनका हिस्ट्री चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड आप इसमें बोल सकते हो कि इनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और कहीं ना कहीं इतना पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होने के बाद आज हमें अपने लेन देन के अंदर, मतलब एज ए करेंसी यूज करने में इनको दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ती। हालांकि कुछ दिक्कतें हैं, जो जैसे काउंटर फिटिंग हो गया और जैसे कैश के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हैं, बट मेनली हमारा काम नहीं रुकता। बेसिकली समझने की बात यह है कि ये कैसे प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड पे जा चुकी है चीज कि जहां पे हमारा काम नहीं रुकता और हमने डे टू डे लाइफ के अंदर आप एज इस सिस्टम को, जो अपना करेंसी सिस्टम जो आज की डेट में चल रहा है नोट्स वाला, वो बहुत अच्छे से चल रहा है। तो पहला जो फीचर होता है किसी भी करेंसी का वो होता है स्टेबल। स्टेबल इन नेचर मतलब एक तो मैंने आपको बताया ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा पॉइंट जो हम इसमें अंदर अंदर कंसीडर कर सकते हैं वो है इसका प्राइस। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हो कि हर देश का एक अपना एक कहीं ना कहीं करेंसी है। इंडिया का आईएनआर है, यूएस का यूएस डॉलर है, यूरोप का अपना एक करेंसी है, यूरो के अंदर जो कंसीडर होता है। ऐसे दुनिया भर के देशों के लिए अलग अलग करेंसीज हैं और उनके अंदर आप देखते हो कि ऑल अक्रॉस द ग्लोब और 24 आवर्स के अंदर उनके अंदर ट्रेड होता है। और उसके बिहाफ पे, बायर और सेल के बिहाफ पे, और जो बायर और सेलर्स होते हैं एक उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं जो डे टू डे चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप बात करोगे तो आज की डेट में यूएसडी एनआर का जितना भी प्राइस चल रहा है 74 75, ओवर द इयर्स पहले कम था, अब ज्यादा हो गया, तो कभी घटता है कभी बढ़ता है। उसी तरीके से अब जो ये प्राइस की यहाँ पर बात आती है तो हमें ये वाली बात को देखना होता है, ये वाली बात को यहाँ समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जब करेंसी होती है तो उसमें फ्लक्चुएशंस की जो सीमा होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। मतलब कि मेरा एग्जांपल कहने का मतलब ये है कि बिटकॉइन मान लो आज अभी हम करंट प्राइस की बात करेंगे तो आई थिंक 42 और 43,000 डॉलर के आसपास चल रहा है। आप हो सकता है इस वीडियो को बाद में देखें, बट मैं आज की बात कर रहा हूँ। आज 30 सितंबर 2021 है। आज की डेट में बिटकॉइन कुछ 40 42 हजार डॉलर के आसपास चल रहा है। और वहीं अगर हम यूएसडीआईएनआर की बात करें तो 74 75 के आसपास चल रहा है। अब आप यहाँ पे ये समझो कि बिटकॉइन एक दिन के अंदर 10 20 50% तक गिर सकता है, लेकिन क्या यूएसडी आईएनआर 10 20 50% गिर सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा
उसकी हिस्ट्री भी बताती है कि बहुत कम फ्लक्चुएशंस होते हैं। मतलब अगर ₹1 का भी फ्लक्चुएशन हो जाता है USD/INR में, तो बहुत बड़ा आपको न्यूज में देखने को मिल जाता है, या फिर आपको न्यूज के अंदर सुनने को मिल जाता है। तो लेकिन BTC के अंदर 10, 15, 20% की, 50% की मूवमेंट, मतलब हाफ भी हो जाए अगर 5 मिनट के अंदर, तो भी कोई उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, जो कि इसको बहुत डिफर करता है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ पर, या हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज जो करेंसी होती है, उसको कहीं ना कहीं एक स्टेबल फॉर्म में रहना होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और इन टर्म्स ऑफ उसका वैल्यू। ऐसा नहीं है कि इससे प्रॉब्लम ये आ सकता है कि मान लो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आज की डेट में इन्फोसिस को कोई ऑफशोर पेमेंट करना है, इन्फोसिस बाहर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लेती है, या हमारे इंडिया के अंदर ही बहुत सारे ऐसे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर हैं जो आज की डेट में इंडिया में काम कर रहे हैं, बाहर से माल मंगाते हैं, बाहर माल बेचते हैं, और पेमेंट USD/INR में होता है। अब आप मान के चलो कि आपने यहां से कोई माल बाहर भेजा और आपको उसका पेमेंट आना है, और USD/INR अभी 75 रुपीज के आसपास चल रहा है, और जब तक आपका पेमेंट क्रेडिट होना था, मतलब कल या परसों के अंदर, तो आप मान के चलो 75 से वो 70 हो गया या 60 हो गया, तो आप कैसा महसूस करोगे? क्या आप ऐसी चीज को कभी करेंसी मान सकते हो, या ऐसी चीज में कभी ट्रेड करना पसंद करोगे जहां पर जिसका वैल्यू इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता हो? तो आपको ये बात को समझना है, और ये बात को आपको अपने अंदर तक बिठाना है कि करेंसी जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं एक स्टेबल चीज होती है। वो 10-15% का मूवमेंट इन अ डे या इन अ आर ऐसे करके नहीं हम उसको फ्लक्चुएट कर सकते, जिसमें बिटकॉइन बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होता है। मतलब ये तो एक दिन में 20-20, 25-25% भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन इस चीज को, मतलब करेंसी के इस फीचर को कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है, क्योंकि अगर बिटकॉइंस में आपको ट्रांजेक्शन करने हैं, मतलब आज मेरे को बिटकॉइन के अंदर एज ए करेंसी ट्रांजेक्शन करना है, आज का रेट कुछ हो सकता है, कल का रेट कुछ और हो सकता है, परसों का रेट कुछ और हो सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप बिटकॉइन के अंदर एज ए करेंसी एक स्केल के ऊपर ट्रांजेक्शन कर पाए। ये पहला चीज थी। दूसरा दोस्तों, जो इसमें मीडियम एक्सचेंज है, मतलब जो गारंटर है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस नोट्स के बीच में, इसको भी मैं आपको थोड़ा इसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको कि इससे क्या मतलब मैं बताना चाहता हूँ। विच इज गारंटी मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज गारंटीड बाय गवर्नमेंट्स। मतलब अगर आप आज ₹10 का नोट उठाओ, ₹20 का नोट उठाओ, तो उसके ऊपर एक गवर्नर के साइन हुए हुए हैं, RBI का जो गवर्नर है उसके साइन हुए हुए हैं, जो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी बताता है। और उस ₹10 की जो वैल्यू है, मतलब ₹10 की वैल्यू ₹10 है, इसकी गारंटी कौन करता है? इसकी गारंटी करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसे हर देश का गवर्नमेंट होता है जो वहां के करेंसी नोट्स की गारंटी करता है। गारंटी करने का मतलब ये है कि अगर आप इसके पास, अगर इस चीज को गवर्नमेंट के पास लेके जाओगे, तो गवर्नमेंट इसको एज अ ₹10 एक्सेप्ट कर लेगी। मतलब कि कहने का ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको ये गारंटी देती है कि इस पेपर की वैल्यू, इस जो कागज है जिसके ऊपर गवर्नर ने साइन करे हुए हैं, इसकी वैल्यू ₹10 है। लेकिन बिटकॉइन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। वहां ना तो कोई सेंट्रल बैंक है, ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी है, ना ही कोई सेंट्रल बैंक है, ना ही कोई सेंट्रल अथॉरिटी है। विच कम्स टू थर्ड पॉइंट, नो सेंट्रल बैंक इज देयर इन बिटवीन टू प्रोटेक्ट। मतलब कि आप ये समझ के चलो, अक्सर लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, अगर आप रिलेट कर पाओ उस चीज को। ए इंसान ने बी इंसान को कुछ पैसे भेजे, लेट सपोज आपने बैंक से जाके NEFT करा, या आपने अपने कोई मोबाइल बैंक या मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से कोई पेमेंट करा, और गलती से आपका वो पेमेंट गलत जगह क्रेडिट हो गया। मतलब आपने या तो अकाउंट नंबर गलत लिख दिया, या कुछ आपसे ऐसा मिस्टेक हो गया कि कहीं ना कहीं वो किसी गलत अकाउंट में चला गया। उसके बाद अब दो सिस्टम का मैं यहाँ पे देखूं, एक है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम जो भी करंट जिसको हम अपना रहे हैं, वहां पे आप बैंक के अंदर जाते हो, और कहीं ना कहीं से अपने एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो अगर उस इंसान ने अगर पैसे नहीं निकाले हैं वहां से, उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकता है। मतलब कि ए पर्सन ने अगर बी पर्सन को पैसे ट्रांसफर करे हैं, और इनकेस वो पैसे गलत ट्रांसफर हो गए हैं, तो उस वाले केस में बैंक जो सेंट्रल अथॉरिटी होता है, उसके पास एक राइट होता है कि उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर सकता है, बेस्ड ऑन जो बाकी सारा लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी है वो करके। मतलब उसके पास एक राइट होता है उस ट्रांजेक्शन को रिवर्स करने का। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने बिटकॉइन के नेटवर्क के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन करी, और वो ट्रांजेक्शन गलती से गलत हो गई, तो उसके बाद यहां कोई किसी का जिम्मेदार नहीं है। जिसके पास वो पेमेंट चली गई, वो कहीं ना कहीं उसी की पेमेंट रहेगी, आप उसके ट्रांजेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। अब एक चीज अच्छी भी है और एक बुरी भी है। तो आप दोनों चीजों को इसमें समझो कि अभी तक जो भी हम करेंसी सिस्टम यूज करते आए हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसे फीचर हमारे इनबिल्ड हैं जो कि बिटकॉइन से रिजेंबल नहीं करते। अब मान के चलो किसी से कुछ गलत पेमेंट हो गई,
अब उसके बाद गलत पेमेंट होने के बाद अब वो रिवर्स ही नहीं कर सकता उसको, या कहीं ना कहीं रिवर्स क्या है वो सोच भी नहीं, उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि ये पेमेंट गई कहाँ है। हालांकि कई चीजें इसको इसकी लिमिटेशन को दूर भी करती हैं कि आप पता कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको ये समझना, जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम एक सेंट्रल अथॉरिटी है जहां पर जाकर आप इस चीज की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके अंदर किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की। ये चीज दोस्तों आप इसको समझना पड़ेगा कि जो अभी तक हम करेंसीज यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस फीचर की है, और बिटकॉइन इस फीचर से बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता। अब यहां से दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो करेंसी की डेफिनेशन बदल जाएगी, या करेंसी के फीचर बदल जाएंगे, या फिर हम इसी चीज के साथ चलते रहेंगे और बिटकॉइन कभी करेंसी नहीं बन पाएगा। अब आपको वो चीज डिसाइड करनी है कि आपको क्या लगता है। मेड को जो पर्टिकुलरली लगता है, मुझे नहीं लगता कि एज ऑफ नाउ जो बीटीसी के जो पर्टिकुलरली फीचर्स हैं, या अभी करंट स्टेट में अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन कहीं दूर दूर तक भी करेंसी का फॉर्म तो नहीं ले सकता, जो मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि बेस्ड ऑन जो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। दूसरा चौथा दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांजेक्शन स्पीड। अभी आज की डेट में अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है तो आप एक बार ट्राई करके देखो। दो मोबाइल्स लो, दोनों के जो अपने क्यूआर कोड्स होते हैं, जो आपके एड्रेसेस होते हैं, आप एक बीटीसी का कुछ अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके देखो, और एक बार चेक करो कि कितना टाइम लगता है एक बीटीसी को दूसरे एड्रेस पे जाने के लिए। क्योंकि मैंने पर्टिकुलरली चेक किया है तो 6 से 8 कंफर्मेशन होते हैं, तो 5 से 10 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आज की डेट में आप बात करोगे तो आराम से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, इसमें कोई भी वो नहीं है। तो ये जो स्पीड है, तो इस स्पीड के ऊपर क्या आप इस चीज को करेंसी बना पाओगे? आज की डेट में अगर आप पेटीएम पे अगर किसी को ट्रांजेक्शन करते हो, आपने कोई चीज खरीदी, पेटीएम से पेमेंट करते हैं और इमीडिएटली वो पेमेंट क्रेडिट हो जाती है, एक तरफ डेबिट हो जाता है एक तरफ क्रेडिट हो जाता है। लेकिन बीटीसी के अंदर, बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अंदर अगर आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो अभी उतनी तेज नहीं है जितनी आपकी ट्रेडिशनल पेटीएम और इन सब में है। तो जो इसका एक लिमिटेशन है कहीं ना कहीं, कि इसको एज ए करेंसी बनने में इतना हेल्प नहीं करेगा कि ये पूरा एक प्रॉपर वे में करेंसी हो पाए, करेंसी बन पाए, कि जहां पर आप पेमेंट्स लोकली अपने कंट्री के अंदर आप कर पाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर रहे हैं जहां पर आपको मतलब यहाँ से यूएस के अंदर पैसे भेजने हैं, उसमें हालांकि बैंकिंग सिस्टम में भी अपना ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा है उसके अंदर भी टाइम लग जाता है, एक दिन तो उसमें भी लग जाता है, तो हाँ वहां पे काम आ सकती है। लेकिन अगर आप लोकल पेमेंट्स कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी तरीके का कोई करेंसी में बीटीसी की बात आपको यहाँ पे सुनने की मिले। हालांकि इसका भी एक एक्सेप्शन है। अभी आपने लेटेस्ट में सुना होगा, एल सेल्वाडोर नाम से एक कंट्री है जिसने अपने देश के अंदर लोकली बीटीसी को एक्सेप्ट कर लिया है, और एज अ कंट्री के अंदर बीटीसी आप कहीं भी जाकर वहां पर उस कंट्री के अंदर जाके पेमेंट कर सकते हैं। इसकी वजह से काफी ज्यादा वहां पर अगर आप देख रहे होगे कि किस तरीके से वहां पर विद्रोह वगैरह हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आप ये सोच के देखो कि जो चीज मैं बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली कितनी पॉसिबल है और कितनी पॉसिबल नहीं है। और एल सल्वाडोर जो कंट्री है वो इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा आने वाले दिन में, कि किस तरीके से अगर उन्होंने अपने देश के अंदर बीटीसी को इस तरीके से मान्यता दी है तो कितने कितने रेट पे उसका सक्सेसफुल हो पाता है। अगर वो वहां सक्सेसफुल नहीं हुआ, अभी हमें हो सकता है आने वाले 1 2 3 4 साल में पता चले। मैं एज ए करेंसी की बात कर रहा हूँ, मैं डिजिटल एसेट्स, मैं एसेट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ करेंसी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। तो अगर वो एल सल्वाडोर जो कंट्री है अपना वहां पे उतने पैमाने पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो कहानी पूरी चल रही है कि बहुत लोग इसके फेवर में है कि ये डिजिटल करेंसी बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसको आपको ये लोगों को भी पता चल जाएगा, वर्ल्ड को भी पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं ये इसके लेवल पे करेंसी बनाना इसको बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी जो हमने करेंसी के बारे में बात करी, और जो मेरा पर्टिकुलर व्यू है इसके ऊपर, बिटकॉइन और करेंसी, ये दोनों को अगर आप मिलाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है अभी एज ऑफ नाउ। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या बिटकॉइन एक करेंसी बन सकता है अभी या आने वाले टाइम में? जो भी आपके व्यूज हो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं। अब दोस्तों इसका दूसरा जो पार्ट देखते हैं, मतलब जैसे हेड और टेल होता है ना, अब दूसरा जो इसका फ्लिप करके इसको देखते हैं कि क्या ये डिजिटल एसेट है। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिजिटल एसेट बन सकता है। दोस्तों अब डिजिटल एसेट्स क्या होते हैं? अब जिस तरीके से हमारी बाकी एसेट क्लास है, जैसे स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स,
एक डिजिटल तो नहीं लेकिन एक एसेट है, एसेट क्लास है, जहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, कंपनीज के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हो और उनका कुछ वैल्यू होता है जिसका एक आप प्राइस पे करते हो और आने वाले टाइम में जब उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आप वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हो। उसी तरीके से बाकी जो रियल एस्टेट एक एसेट क्लास है, कमोडिटीज के अंदर एक एसेट, ये एक एसेट क्लास है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारी एसेट क्लासेस है। डेट 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 के अंदर जो आप पैसे इन्वेस्ट करते हो वो भी एक एसेट क्लास के अंदर आता है। उसी तरीके से अब बीटीसी क्या एक एसेट क्लास बन सकता है? अब दोस्तों इसके अंदर जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी काम करती है वो है ब्लॉकचेन। मतलब ब्लॉकचेन मतलब कि ये दो प्रॉब्लम्स को बहुत बड़े पैमाने पे सॉल्व करता है। एक तो काउंटरफिटिंग की, मतलब आपने ए इंसान ने जब बी इंसान को पैसे भेज दिए, काउंटरफिटिंग इन द सेंस कि आप आज की डेट में देखते हो कि हमारे करेंसी के बहुत सारे नकली नोट्स मार्केट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब कोई इंसान किसी इंसान को पैसे ट्रांसफर करता है तो जितने जितने बीटीसी पूरे सिस्टम के अंदर है, मतलब मैं जैसे आपको एग्जांपल के लिए बताऊं कि पूरे दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन के आसपास बनने हैं जो 2022 के आसपास 2042 के आसपास तक बन जाएंगे। तो इसके पास इस सिस्टम में पूरा रिकॉर्ड है कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही बनने हैं और वही ट्रांजेक्शन के अंदर रहेंगे, उससे ज्यादा बिटकॉइन बन ही नहीं सकते। तो पहली चीज तो एक तो सप्लाई लिमिटेड है, मतलब 21 मिलियन बीटीसी ही बन सकते हैं। जिस तरीके से किसी स्टॉक जब आप लिस्ट देते हो तो उसका फ्लोट एक पहले से निर्धारित होता है, हालांकि उसको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे किया जा सकता है, पर इस वाले केस में आप वो भी नहीं कर सकते। तो दूसरा ये है कि 21 मिलियन बिटकॉइन बनने हैं, उसके बाद जो एक पूरा रिकॉर्ड है कि किसने किसको पैसे ट्रांसफर करे, तो डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं है इसके अंदर की, मतलब सिस्टम पहले ही चेक कर लेता है कि एक इंसान के पास पैसे हैं या नहीं है, उसी बेस पे वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है। तो दोस्तों ये जो लिमिट वाली जो इसके अंदर एक फीचर है कि आपकी जो सप्लाई है वो एक लिमिटेड है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मैं बीटीसी तो नहीं बोलूंगा लेकिन हाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो इसका एक अंडरलाइन है जिसके ऊपर एक बेसिकली काम करता है, उसके अंदर एक कुछ वैल्यू हो सकती है, उसके अंदर डेफिनेटली वैल्यू हो सकती है। बहुत सारी गवर्नमेंट भी उसको एक्नॉलेज कर रही है कि हम बिटकॉइन नहीं लेकिन ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट करने को तैयार है। आपने बहुत जगह सुना भी होगा। तो ब्लॉकचेन जो है उसके अंदर इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि पर्टिकुलरली ब्लॉकचेन पे किस तरीके से काम होता है और उसके अंदर क्यों मुझे लगता है कि वैल्यू है। पूरा एक इन डिटेल वीडियो बनेगा, बट अभी आप मोटा मोटा समझ लो कि ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है कि उस तरीके की एक ऐसा सिस्टम जो पूरा डिसेंट्रलाइज है, जिसके अंदर सप्लाई लिमिटेड है और कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये सिस्टम की कुछ वैल्यू हो सकती है। अब उसको प्राइस जो आज की डेट में दिया जा रहा है वो सही है नहीं है वो एक अलग विषय है, बट उसकी एक वैल्यू हो सकती है, ये बात हम समझ रहे हैं और ये बात मैं मानता भी हूं कहीं ना कहीं उस सिस्टम की एक वैल्यू हो सकती है। अब आज की डेट में उसकी वैल्यू जो दिखा रहा है वो $40,000 जैसे मैंने आपको बताया। अब ये उसको मैच करती है नहीं करती ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, ये हमें आने वाले टाइम में देखना होगा कि इस सिस्टम को कितना अपनाया जाता है। और इस सिस्टम का दूसरा फायदा यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी में नहीं है, उसके अलावा फाइनेंस, सप्लाई चेन और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इसका यूज किया जा सकता है। तो पर्टिकुलरली अगर आप बुलिशनेस की बात करोगे या वैल्यू की बात करोगे तो ब्लॉकचेन की मैं एक वैल्यू समझता हूं जिसका एक प्राइस हो सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं अब पिक्चर को देखूं, मतलब एक तरफ मेरे पास करेंसी था, एक तरफ मेरे पास एसेट था, तो अगर ब्लॉकचेन की एक वैल्यू है और जिसपे बिटकॉइन काम कर रहा है तो मैं इसको एसेट क्लास ज्यादा समझूंगा बजाय कि एक करेंसी की, क्योंकि एसेट क्लास का काम होता है आप उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो और उसकी जो वैल्यू होती है वो प्राइस जो होता है वो समय के साथ जिस जिस तरीके से वो ग्रो करता है उस हिसाब से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़े से जो इसके फीचर्स हैं, मतलब बीटीसी का जो फीचर है वो एसेट क्लास जो होती हैं उससे ज्यादा मैच करता है बजाय की करेंसी से। तो दोस्तों इस वीडियो का जो पूरा सार मैं आपको बताना चाहूं, पूरा कंक्लूजन मैं बताना चाहूं, जो मैं समझाना चाहता था आपको कि ये वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिटकॉइन एक एसेट क्लास बन सकता है, एक डिजिटल गोल्ड टाइप एसेट क्लास या डिजिटल एसेट क्लास बन सकता है बजाय की एक करेंसी को। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो में काफी कुछ आज इंफॉर्मेटिव मिला होगा और काफी सारे प्रोस्पेक्टिव आज समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ ताकि मैं वो चीज भी क्लियर कर पाऊं। और अगर आप इस पे कुछ और वीडियो समझना चाहते हैं और कुछ टॉपिक समझना चाहते हैं ब्लॉकचेन और इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर तो भी मेरे को बताओ किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाया जाए ताकि वो भी मैं बना पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन भी बाकी लोगों तक पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके से। ओके जी, बाय बाय, नमस्कार।